CMPS प्रांगण में राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में, और ये राष्ट्रीय खेल दिवस एक ऐसे महान खिलाड़ी के नाम पर समर्पित है जिसने इस देश को खेल के जगत में विश्व प्रसिद्ध किया। और ये हमको यकीन और एहसास दिलाया कि खेलों के माध्यम से भी हम दुनिया में अपना डंका बजा सकते हैं। ऐसे मेजर ध्यानचंद जी की जयंती मनाने के लिए हम सब यहाँ पे आज उपस्थित हुए हैं। मंच पे विराजमान आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि परम आदरणीय बिन्नू काका साहब, परम आदरणीय सूर्य काका साहब, परम आदरणीय कार्यक्रम का सफल संचालन कर रहे अरुण काका साहब, विनय दादा भाई, नीचे की पंक्ति में विराजमान नागौद नगर परिषद के पार्षद महोदय बाबूलाल चुड़ैल जी, पूर्व पार्षद कोकल जी, सुशील गुर्जर जी, नारायण सिंह मुन्नू काका साहब, नूर भाई, डॉक्टर एस एन पाल, हमारे क्षेत्र की स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर, जिनका खेल के प्रति समर्पण भाव वो नागौद में धीरे धीरे मिसाल बन रहा है। प्रियंका बागी जी, अतुल उपाध्याय जी, पुष्पेन सिंह जी, हरमीत सिंह जी, अनिल पटेल जी, वीरेन भैया और उपस्थित मातृशक्ति यहाँ पे उपस्थित सभी बच्चे। ये आज जो खेल दिवस है, इससे हम लोगों को कुछ सीख लेने की आवश्यकता है। अगर मैं शुरू करूं तो हमारा और आपका जीवन ही एक खेल है। जब एक बच्चा या जब एक इंसान इस दुनिया में जन्म लेता है, तब से लेके और उसकी पूरी जीवन यात्रा में कहीं ना कहीं और विभिन्न प्रकार के किरदार निभाता हुआ वो खेलता है, और उन किरदार के माध्यम से हम और आप जीवन में सफल भी होते हैं और असफल भी होते हैं। और जब असफल होते हैं उस वक्त जो हमारी खेल भावना होती है, खेल भावना के माध्यम से जो हमारे मित्र, जो हमारे लोग बनते हैं, वो हमारे जीवन को सही रास्ता दिखाने में हमारी मदद करते हैं। इसलिए भी खेल बहुत महत्वपूर्ण है। और बोला गया है, जब खिलाड़ी भावना के साथ आप अपने मित्र बनाते हैं तो वो मित्र आपका हर दुख सुख में आपका साथ देता है, आपका सहयोग करता है। आज हम एक ऐसे महान खिलाड़ी, महान पुरुष की जयंती के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, जिनका जन्म 29 अगस्त आज के दिन 1905 को प्रयागराज में हुआ था। प्रयागराज तो पहले इलाहाबाद होता, उत्तर प्रदेश, वहां पे इनका जन्म हुआ था। ध्यानचंद जी एक क्षत्रिय परिवार में जन्मे थे। आर्थिक दृष्टि से उनका परिवार बहुत संपन्न नहीं था, लेकिन जब वो व्यस्त हुए तो उनका रुझान हॉकी की तरफ था, और उस रुझान को देखते हुए उन्होंने अपना ये जो जीवन का जो चक्र होता है, खेल के माध्यम से उसकी शुरुआत की।
और मैं कुछ उनके बारे में कुछ ऐसी जानकारी आप लोगों को दूंगा जो हो सकता है कि आप लोगों के जीवन में भी एक मील का पत्थर साबित हो। ध्यानचंद जी 1922 में उन्होंने फौज ज्वाइन किया। जब उन्होंने फौज ज्वाइन किया और उनको हॉकी में बहुत रुचि थी और उन्होंने अपना एक गोल सुनिश्चित कर लिया था कि मुझे भविष्य में हॉकी खेलना है और हॉकी में आगे कुछ करना है। 2022 में उन्होंने फौज ज्वाइन की। उस वक्त उनको मात्र 10 रुपए की पगार फौज ने निर्धारित की, मात्र 10 रुपए। लेकिन अगर 2022 की बात करें तो 10 रुपए भी आज के लगभग 50-70 हजार की बराबरी के थे। 2024 में उनको पहला ब्रेक पंजाब इन्फेंट्री एक टूर्नामेंट हुआ पंजाब में, क्योंकि उस वक्त हमारा देश गुलाम था, ब्रिटिश के अधीन था, अंग्रेजों के अधीन था। तो जो भी हमारी इन्फेंट्रीज होती थी तो वो सब अंग्रेजों के मार्फत होती थी। जिस तरीके का अंग्रेज चाहता था मोबिलाइजेशन हमारी इन्फेंट्रीज का उस हिसाब से होता था। इन्होंने पंजाब इन्फेंट्री से हॉकी खेलने का निश्चित किया और वो निश्चय कैसे हुआ? ध्यानचंद जी पेड़ की डगाल काट के, पेड़ की जो लकड़ियां होती है, जो डगाल होती है, उससे हॉकी बनाती है और वो दिन की रोशनी में तो खेलते ही थे, वो रात की चांद के रोशनी में प्रैक्टिस करते थे और पूरी रात प्रैक्टिस करते थे। इनका जो असल नाम था वो मेजर ध्यानचंद शुरू में नहीं था, इनका ध्यान सिंह था। लेकिन लोगों ने जब इनको चांद के नीचे प्रैक्टिस करते देखा और निरंतर इनकी प्रैक्टिस होती थी, उस वक्त इनका नाम ध्यानचंद दिया गया। और ध्यानचंद जब इनको नाम दिया गया और जिस प्रकार की इनकी हॉकी की प्रैक्टिस होती थी, 9 घंटे से 10 घंटे लगातार, मैं किसी भी दावे से कह सकता हूं कि किसी भी व्यक्ति को आज के जमाने में अगर आप 2 से 3 घंटा लगातार बोल दें किसी भी खेल के लिए, वो नहीं खेल पाएगा, उसका शरीर जवाब दे देगा। बॉल की बात हो रही थी, बॉल कंट्रोल के लिए कोई इनके पास जगह नहीं थी, तो इन्होंने जो रेलवे की पटरी होती है उस पटरी के ऊपर बॉल को कंट्रोल करना सीखा। मतलब आपने देखा होगा कि रेल की पटरी 3 इंच 4 इंच चौड़ी होती है और एक लंबी लोहे की पटरी होती है, उस पे इन्होंने बॉल को कंट्रोल करना सीखा और लगभग 500 मीटर उस रेल की पटरी पे ये बॉल को कंट्रोल करके लेके जाते थे, बॉल गिरती नहीं थी। इस तरीके का डेडिकेशन उस व्यक्ति ने दिखाया। इन्होंने जो पंजाब रेजिमेंट, जो वो पंजाब इन्फेंट्री का एक मैच था ब्रिटिश आर्मी के साथ में पंजाब इन्फेंट्री का, ध्यानचंद उस मैच को खेल रहे थे। उस मैच में पंजाब इन्फेंट्री की टीम 2-0 से पीछे थी। 4 मिनट का समय शेष था। ध्यानचंद जी के कोच ने उनको आवाज दी कि ध्यानचंद जी क्या कर रहे हो, आज हार जाओगे। उनको ये लगा कि आज मुझे कुछ करने का मौका मिला है और आज मैं कुछ करके दिखाऊंगा। उन्होंने उस 4 मिनट में 3 गोल करके अपनी टीम को विजय बनाया और उस दिन उनके कोच ने उनको जादूगर की उपाधि दी। तो जादूगर की अभी चर्चा कर रहे थे कि हॉकी का जादूगर उनको बोला गया। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और उन्होंने हमको 3 ओलंपिक लगातार 1928 में, 1932 का ओलंपिक और 1936 का ओलंपिक में भारत देश को स्वर्ण दिलवाया। अब उनकी जो ये 1924 से लेकर 1928 तक की जो दौर था, पहले हॉकी फेडरेशन के पास कुछ भी नहीं होता था।
आर्थिक दृष्टि से बहुत ही कमजोर फेडरेशन था। आजकल तो खेलों में जो खिलाड़ी होते हैं उनको इतनी बढ़िया सुविधाएं दी जाती है, लेकिन पहले उस जमाने में इनके पास कोई पूंजी नहीं होती थी, कोई फेडरेशन नहीं होता था। सिर्फ कलकत्ता के हॉकी फेडरेशन के पास कुछ पैसा। 1928 में जब पहला हॉकी ओलंपिक हॉलैंड में होना था, तो भारतीय टीम को उसमें शामिल कर लिया गया, और भारतीय टीम को शामिल करने के बाद हॉलैंड जाना था। इनके पास पैसा नहीं था, हमारी टीम के पास पैसा नहीं था वहां जाने का। किसी तरीके से इन्होंने 10 खिलाड़ियों की जो खर्चे की राशि होती है उसको एकत्रित किया। फिर भी 2 खिलाड़ी की राशि बच रही थी। तब बंगाल हॉकी एसोसिएशन ने मदद की और उन दोनों खिलाड़ियों को स्पॉन्सर किया। इससे हमारी जो टीम है वो हॉलैंड पहुंची। पहले हवाई जहाज होते नहीं थे, शिप से जाना पड़ता था, और लगभग भारत से हॉलैंड पहुंचने में इनको 36 दिन का समय लगा। क्योंकि आप ओलंपिक खेलने जा रहे हो और 36 दिन का समय है, अगर 36 दिन आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो हो सकता है आप पीछे हो जाओ। ये भी भय उनके हमारे खिलाड़ियों के दिमाग में था। उन्होंने शिप के डेक को, शिप का डेक होता है, उसको हॉकी ग्राउंड बनाया, और उस 36 दिवस में इन्होंने उस डेक में प्रैक्टिस की हमारी टीम ने। ये एम्स्टर्डम पहुंचे। एम्स्टर्डम में इन्होंने ओलंपिक में हिस्सेदारी ली, और उस ओलंपिक में इंग्लैंड को भी बुलाया गया। लेकिन इंग्लैंड ने, क्योंकि भारत की जो काबिलियत थी हॉकी, और 1928 के पहले वो देख रखी थी, इंग्लैंड ने जाने से मना कर दिया कि नहीं भाई, हमको पार्टिसिपेट नहीं करना है। क्यों नहीं गए वो? क्योंकि उस वक्त हमारा देश गुलाम था, और अंग्रेज घबरा गए कि अगर हम भारत के साथ हॉकी खेलेंगे और अगर हम हॉकी हार गए, कोई भी हॉकी मैच हार गए जो होना था, तो हमारी क्या नाक लेगी। तो उन्होंने इनकार कर दिया कि हम एम्स्टर्डम ओलंपिक में हिस्सेदारी नहीं लेंगे। बहरहाल हमारी टीम गई और वहां पे एक तरफ से सबको पटकनी थी, और जब जो मैचेस होते थे, क्या डेनमार्क हो, बुल्गारिया हो, ऐसे मैचेस हुए, 15-15 गोल से हमारी टीम ने उनको हराया। 15-1 से, किसी को 8-1 से, किसी को 10-1 से। मतलब ये दायरा होता था वहां पे। पूरे विश्व में भारत की हॉकी का डंका बज गया। जब हमारी हॉकी टीम स्वर्ण पदक लेके वापस आई, क्योंकि इनके पास, जैसा मैंने आपको बताया कि हॉकी फेडरेशन के पास राशि नहीं होती थी, तो हमारी टीम जो वो 36 दिवस का जो इनका ट्रांजिट होता था शिप के द्वारा, उसमें इनकी योजना बनी कि क्यों ना हम बीच बीच में कुछ ऐसे देशों में रुक के हॉकी खेलें, और वहां भी, क्योंकि भारत की हॉकी को लगभग विश्व का हर देश देखना चाहता था, खासकर ध्यानचंद जी को हर देश का व्यक्ति देखना चाहता था कि ये ध्यानचंद जी है क्या, है कौन। तो इन्होंने अपनी वापसी में जितने भी देश भारत और हॉलैंड के बीच में पड़े, वहां पे लगभग 13 देशों में इन्होंने हॉकी खेली, और उससे इनका कुछ जो है ये पैसे का सृजन हुआ, कुछ आर्थिक व्यवस्था बनाई गई। जब ये वापस आए तो फिर इनको यहाँ पे हॉकी की व्यवस्था बनाई गई, हॉकी स्टिक उपलब्ध कराई गई, अनेक प्रकार के जूते कपड़े उपलब्ध कराए गए। स्थिति थोड़ा बेहतर हुई। इसके बाद दूसरा ओलंपिक हमारा 1932 में हुआ। 1932 में जो ओलंपिक था वो लॉस एंजलिस में था, यूएसए में। जब हमारी टीम खेलने गई तो आपको मालूम है वहां पे कितनी टीमें थी ओलंपिक में, कितने टीमों ने पार्टिसिपेट किया था लॉस एंजलिस ओलंपिक गेम में? केवल 3 टीम ने किया। भारत, क्योंकि हम डिफेंडिंग चैंपियन थे, और यूएसए, क्योंकि अमेरिका में वो टूर्नामेंट हो रहा था, ओलंपिक हो रहा था, इसलिए उनको वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली, और एक जापान। जब जापान से हमारा मैच हुआ, 14-1 से उनको हराया गया उस ओलंपिक के दौरान।
तो उन्होंने आपत्ति कर दी जापानी खिलाड़ियों ने कि भाई ये संभव ही नहीं हो, ये कैसे हो गया। तो उन्होंने आरोप लगाया ओलंपिक फेडरेशन से कि भारत के खिलाड़ियों की हॉकी में गोंद लगाओ, चुंबक नहीं गोंद लगाओ। उसकी जांच की गई, मैच के दौरान उसकी जांच की गई और स्टिक बदल दी गई कि चलो आपका अगर ये शिकायत है तो हम इनकी हॉकी बदल देते हैं, दूसरी हॉकी दी गई। उसके बाद हमारी टीम ने 14 गोल से जापान को हराया और दूसरा विश्व कप ओलंपिक गोल्ड मेडल भी हमने जीता। इसके बाद आता है 1936 बर्लिन जर्मनी। अब ये जर्मनी के पहुंचते पहुंचते हमारी टीम की ख्याति पूरे विश्व में व्याप्त होगी। और जर्मनी में जैसा कि अभी आप संचालक महोदय ने बताया कि वहां पे इस तरीके से प्रचार किया गया था हमारे इंडियन हॉकी टीम को कि जो ये ओलंपिक का प्रथम मैच था वो जर्मनी की बी टीम ने भारत की टीम के साथ मैच खेला, अभ्यास मैच था और उस अभ्यास मैच में उन्होंने हमको हरा दिया। जर्मनी की टीम ने हमको हरा दिया, भारत की टीम को हरा दिया। सारे खिलाड़ी हमारे अचंभित हो गए कि अरे ये तो जर्मनी की बी टीम से हम हार गए, मोराल उनका डाउन हो गया। और फिर वही बात कि जब ये गए वहां भारत से जर्मनी पहुंचे तो 46 दिन का ट्रांजिट था, तो 46 दिन उस शिप में इन्होंने प्रैक्टिस की और जाते समय बीच में जितने भी देश मिले वहां सब में इन्होंने हॉकी प्रदर्शन किया क्योंकि समय इनके पास बहुत था। तो ओलंपिक के दौरान जर्मनी के फाइनल मैच हमारा फंसा। उसके पूर्व में 6 मैच खेले गए और 6 के 6 मैच हमने जीते, जो अभ्यास मैच जरूर हार गए थे। लेकिन जब फाइनल मैच फंसा तो भारत की हॉकी की टीम बैठी हुई थी एक दिन पहले और आपस में चर्चा कर रहे थे। ये मैच होना था 14 अगस्त को, लेकिन 14 अगस्त को बहुत बारिश हुई तो वो पोस्टपोन कर दिया गया। 15 अगस्त को मैच खेला गया, ओलंपिक का फाइनल खेला गया। लेकिन आपस में हमारे खिलाड़ी ये चर्चा कर रहे थे कि जर्मनी की बी टीम से हम हार गए, तो चलो अभी ये जो कल हमारा मैच है यहाँ पे कल सब उनके जो मेन खिलाड़ी हैं वो खेलेंगे हमारे साथ, तो हम उनको हरा सकते हैं क्योंकि उनकी स्ट्रेटेजी बी टीम की कुछ दूसरी थी। दूसरे दिन जब मैच के लिए जर्मनी की टीम उतरी तो वही बी टीम उतरी जो जिस टीम ने इनको हराया था। तो थोड़ा सा हमारी टीम थोड़ा भयभीत हुई कि अरे ये क्या, ये तो वही टीम आ गई। लेकिन हौसला ध्यानचंद जी ने और उनके भाई रूप सिंह भी इस मैच में थे, छोटे भाई थे रूप सिंह, वो भी इस मैच में थे और उन्होंने सबको अपने खिलाड़ियों को थोड़ा सा प्रोत्साहित किया, सबको थोड़ा मोटिवेट किया और ये मैच शुरू हुआ। इंटरवल तक केवल 1 गोल मारा इन्होंने, केवल 1 गोल मारा और इंटरवल के बाद जो थर्ड क्वार्टर, पहले थर्ड क्वार्टर नहीं होता था, 7 मिनट के भीतर भीतर इन्होंने 8 गोल मार दिए। तो 1 गोल ये और 8 गोल, 9 गोल हो गए। तो जब 9 गोल जर्मनी खाई तो वो भयभीत हो गए, बिल्कुल वो गुस्से में आ गए पूरे जर्मन। और उस दिन विश्व का सबसे बड़ा मैच था, 36,000 स्पेक्टेटर वहां, 36,000 दर्शक बैठे हुए थे जर्मनी के और सारे जर्मनी को फेवर कर रहे थे और साथ में हिटलर, एडोल्फ हिटलर भी वहां पे बैठ के मैच देख रहे थे। लेकिन जब ये 7-0 का नजारा सामने आया तो जो जर्मन्स होते हैं, जर्मन्स बड़े एग्रेसिव होते हैं, वो बहुत जल्दी हार मानते नहीं, चाहे कोई भी खेलो, और बहुत लंबे चौड़े और बहुत हट्टे कट्टे होते हैं। आज भी इसी तरीके के जर्मन दुनिया के सबसे हट्टी कट्टी कौम है, बुल्गारिया के वो और जर्मनी के जर्मन पूरा हुआ। तो उन्होंने ध्यानचंद जी पे अटैक करना शुरू कर दिया, उनको हॉकी मारी, उनका दांत टूट गया, वो बाहर गए, उन्होंने अपना दांत वांत इलाज किया। जर्मन्स को लगा कि अब ये चला गया बाहर, लौटेगा नहीं। ध्यानचंद जी बाहर गए, अपना फर्स्ट एड दिया, थोड़ा दांत वांत ठीक ठाक किया, जो टूटा तो उसको निकाला और वापस आ गए। और वापस आने के बाद उन्होंने
जो हॉकी वहां पे खेली है, और वो हॉकी मालूम है कैसे खेली है? वो हॉकी गोल करने के लिए नहीं खेली। हालांकि वो मैच हमने 16-1 से जीता था, लेकिन उनको उनकी हैसियत दिखाने के लिए हॉकी खेली। ड्रिबल करके बॉल गोल पोस्ट तक लेके जाते थे, खाली गोल था और बॉल वापस ले आते थे, गोल नहीं मारा। आप सोचिए कि हमारे देश में 36,000 दर्शक देख रहे हैं और विरोधी टीम हमारे गोल के पास लेके बॉल पहुंच रही है, गोल खाली मिल रहा है, तो कोई भी गोल करेगा ना। उन्होंने गोल नहीं किया, वो वापस बॉल लेके चले गए, ये दिखाने के लिए कि आओ हम तुमको बताते हैं हॉकी कैसे खेलते हैं। जिस तरीके की बेइज्जती उस मार के बाद ध्यानचंद जी ने की, और वो भी बड़े आराम से, उसके बाद भी उन्होंने 16 गोल मारे वहां पे। 3 गोल्ड मेडल भारतवर्ष ने लगातार हॉकी में जीता। ध्यानचंद जी ने अपने जीवन काल में लगभग 1000 गोल मारे, 1000 गोल। ये कहीं पे भी जाते थे तो एक तरफा इनका होता था खेल, इनके सामने कोई टिकता नहीं था। तो जब वो 16-1 से हारे तो एडोल्फ हिटलर बिल्कुल झल्ला गया कि ये क्या हुआ। उसने उनको बुलाया कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम? तो ये पहुंचे वहां पे, तो उनको ऑफर दिए जैसा कि बताया गया कि आप वहां पे क्या करते हो? तो बोला हम फौज में हैं। तो उसको ऑफर दिया कि आप आज का आज हमारी फौज ज्वाइन करो और मैं तुमको एयर फील्ड मार्शल बनाता हूँ। मतलब ये सबसे बड़ी उपाधि होती है, फौज की सबसे बड़ी उपाधि होती है। उन्होंने जो जवाब दिया था कि मेरे देश की जिम्मेदारी नहीं है मुझे आगे बढ़ाने की, ये मेरी जिम्मेदारी है देश को आगे बढ़ाने की। ये बात उसने एडोल्फ हिटलर को बोला था और उन्होंने उनका जो प्रस्ताव था उसको वहीं पर ठुकरा दिया। 1956 में उनको पद्म भूषण से नवाजा गया। और ये पद्म भूषण जो अवार्ड है, हमारे देश का तीसरे नंबर का जो सबसे जांबाज वाला अवार्ड है, वो तीसरे नंबर का अवार्ड है, ये उनको दिया गया। और इसके बाद 3 दिसंबर 1979 को उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन जो उनका हॉकी का जर्नी था, उससे आप लोग यहाँ पे काफी बच्चे बैठे हुए हैं, एक चीज आप लोगों को सीखना चाहिए कि अपने जीवन में पैशन जो होता है ना, उसको अपनाओ। हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो सही निर्णय नहीं लेते। तुम्हारा आज निर्णय कुछ होगा, कल कुछ और निर्णय हो जाएगा, परसों कुछ और हो जाएगा। आप अपनी काबिलियत को पहचानो और अपनी काबिलियत के माध्यम से एक लक्ष्य बनाओ और उस लक्ष्य के लिए अग्रसर हो, तो जीवन में सफल होगे। और दूसरी चीज, जो आपके मेंटोर्स होते हैं, जो आपके कोच होते हैं, जो आपके मास्टर होते हैं, माता पिता होते हैं, उनको अपना मार्गदर्शक बनाओ, उनसे राय मशवरा लो और हरदम खेल के प्रति जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो बोलते हैं ना, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आप अपने में कायम करो। अगर आप में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है तो दावे से कह सकता हूं कि आप कभी जीवन में असफल नहीं होंगे। और दूसरा, आज एक जमाना था कि जो बच्चे पढ़ाई करते थे ना, वही आगे जाते थे। जो खेलते कूदते थे ना, वो उनको बोला जाता था कि खेलो कूदोगे तो पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। ऐसा कुछ था कहावत, ऐसी ही कहावत थी ना। लेकिन अब वो कहावत बदल गई। आप खेल के कूद के भी अपना भविष्य बना सकते हो, लेकिन आपको अपना डेडिकेशन, अपना पैशन पहचानना पड़ेगा। एक छोटा सा उदाहरण देके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। सचिन तेंदुलकर के बारे में सब जानते हैं, उन्हीं का मित्र था विनोद कांबली। उसके बारे में भी आप लोग जानते हो ना। विनोद कांबली पहला बैट्समैन है जिसने 3 डबल सेंचुरी मारी है देश में। डबल सेंचुरी 3 टेस्ट मैच में लगातार। 23 वर्ष की उम्र में विनोद कांबली को वेस्ट इंडीज का एक बॉलर था कॉर्टने वॉल्श ने बाउंसर मारा और बाउंसर बॉल खेलने के बाद नहीं खेल पाया और आउट हो गया।
और उसकी वो कमजोरी सबने पकड़ ली। उसके बाद विनोद कांबली जब खेलने आया उसको बाउंसर बॉल मार दे के और उसको आउट कर दिया गया और 23 वर्ष में उसका टेस्ट का करियर समाप्त हो गया। मेरा कहने का ये मतलब है कि हरदम प्लान बी भी हमको रखना चाहिए, क्योंकि जब ब्लॉकेज आता है ना आपका तो आप एकदम से कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप क्या करें। और वहीं से सचिन तेंदुलकर का, जिन्होंने 7-7 घंटे 6-6 घंटे क्रिकेट की प्रैक्टिस की है, जिनके पास आज भोजन है कल भोजन होगा या नहीं होगा ये स्थिति थी, और आज सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के जगत में दुनिया में जाना माना खिलाड़ी है, पूरा विश्व जानता है। जिस तरीके से हम मेजर ध्यानचंद जी की बात कर रहे हैं, तो आप लोगों को केवल एक निवेदन करके मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। और क्योंकि मेजर ध्यानचंद जी की जो जयंती है वो जिस गरिमा से हमको मनानी चाहिए थी उसमें कुछ कमी, क्योंकि मुझे अगर केवल एक नाम मात्र के लिए आप खेलते हो, शारीरिक व्यायाम के लिए खेलते हो, या आपने कोई वो टारगेट बना रखा है कि मुझे इस खेल के माध्यम से कुछ आगे करना है। प्रांजल बैठा हुआ यहाँ पे, ये पहलवान है, पढ़ाई में कमजोर था और बहुत पिटाई की मैंने इसकी, लेकिन इसने कबड्डी में तहलका मचा दिया। तो आपके पास काफी एवेन्यूज होते हैं, लेकिन वो तय आपको करना है कि हम कौन सी राह पकड़े। और कभी भी आप अपनी तुलना किसी दूसरे से मत करो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो दूसरा है वो आप ही हो। आप में कुछ दूसरी शक्ति हो सकती है, कुछ दूसरा आप में कुवत हो सकता है, कैपेबिलिटी हो सकती है, आप उसको निखारो, उसको निखार के आगे बढ़ो। आप दूसरों के साथ कि मेरा दोस्त ऐसा कर रहा है तो मैं भी ये करूंगा, नहीं, आप असफल हो जाओ। मेजर ध्यानचंद से हमको जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सीखने योग्य है, और कुछ ऐसे लोग खेल खिलाड़ी, अगर उसकी बात करो आप, जो हमारा यूसेन बोल्ट के बारे में सुना है। यूसेन बोल्ट कौन है? जमाइका का एक रेसर है, धावक है, ठीक है। और उस धावक ने, आज दुनिया में आप किसी से भी बात करो कि सबसे तेज दौड़ने वाला धावक कौन है, बताओ, फट से बता देंगे यूसेन बोल्ट। और यूसेन बोल्ट ने अपने जीवन में जो ख्याति पाई है, वो आपको मालूम है कितना समय लगा उसको ख्याति पाने में? केवल 2 मिनट। 2 मिनट लगा, 2 मिनट लगा। लेकिन उस 2 मिनट के पीछे कितना परिश्रम है, कितना डेडिकेशन है, वो महत्वपूर्ण। क्योंकि उसने हर एक रेस 9 सेकेंड, 9.2 सेकेंड, 9.4 सेकेंड में की है। 9-10 उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़े। तो अगर 9 सेकेंड को आप जोड़ दो, 1 मिनट ही होता है। मैंने तो 2 मिनट बोला। उस 2 मिनट के लिए उसने अपने जीवन में कितना संघर्ष किया है, कितना डेडिकेटेड था वो व्यक्ति, और वहां पे पहुंचा। आप भी कर सकते हो, कोई भी बैठा है यहाँ पे बच्चा कर सकता है, लेकिन वो पैशन, वो डेडिकेशन आपके अंदर होना चाहिए। एक बार फिर मैं हमारे बीच में महान हॉकी प्लेयर मेजर ध्यानचंद जी को याद करते हुए, और उम्मीद करूंगा कि यहाँ से जब आप लोग जाओगे तो ये संकल्प लेके जाओगे कि हमको जीवन में जो कुछ करना है, हम एक पॉजिटिव थॉट के साथ में, और अपने मेंटर्स, अपने माता पिता, अपने मास्टर्स के मार्गदर्शन में चलेंगे, और निश्चित आप लोगों का भविष्य बहुत उज्जवल होगा। मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।